दरअसल ये हम लोगों की कहीं ऐसा लगता है कि ये दबी हुई इच्छा होती है अंदर से कि काश भाजपा में कोई झगड़ा हो जाता, और उस झगड़े को हम प्लांट करते रहते हैं कि मोदी जी का और योगी जी का झगड़ा है, फिर कभी हम सोचते हैं कि अमित शाह और योगी जी का झगड़ा है। जबकि जो इस तरह के दल होते हैं, इसमें झगड़े की गुंजाइश नहीं होती है। इतिहास में अगर आप चले जाइए, तो झगड़ा भी नहीं था। बलराज मधोक साहब तो बीजेपी जनसंघ के अध्यक्ष थे, और बस कुछ सवाल उठ गए थे उस समय, और उस सवाल पर उनको बाहर जाना पड़ा, और बलराज मधोक जी कहीं के नहीं रहे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चुनाव लड़ लिया था अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अध्यक्ष पद का, और फिर उनको बाहर जाना पड़ा था। गोविंदाचार्य जी ने कुछ सवाल उठा दिए थे, उनको बाहर जाना पड़ा था। कल्याण सिंह से बड़ा चेहरा अभी भी मुझे लगता है कि कोई भी उतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। चूंकि कल्याण सिंह का वो ऑरा लोगों को ध्यान नहीं है, वो समय ध्यान नहीं है, इसलिए लोग आज योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। पर कल्याण सिंह जी अपने बूते पर चुनाव जिताने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति थे। उनका एक अनुशासन था, उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। और बल्कि उनके एक बहुत करीबी से एक बार मैंने कहा भी था, जब उनका झगड़ा शुरू हुआ अटल जी से, तो उनके करीबी थे ओमपाल सिंह निगर साहब, जो सांसद भी थे और जिला अध्यक्ष रहे थे फिरोजाबाद के, और कविता के मंच के नाते मेरे दोस्त थे। उनसे मैंने कहा था कि कल्याण सिंह से कहिए कि चुपचाप थोड़े रहें, अटल जी के बाद वही सबसे बड़े नेता होंगे। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी पार्टियां, इन पार्टियों में किसी के लिए किसी को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन सब के ऊपर आरएसएस बैठा है, आरएसएस का एक विंग है भारतीय जनता पार्टी, और वो अपना राजनीतिक काम करता है, लेकिन अंत में डंडा आरएसएस का रहता है। ऐसा तमाम बाहर माना जाता है, अंदर ये स्थिति है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अभी जो हालात है, इसको दो अलग तरह से देखना पड़ेगा। ये जो हालात हम जोड़ रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या हुआ, मंत्रियों को शिकायत करनी पड़ी, ये एक खराब गवर्नेंस का नमूना है। ये लोकतंत्र को न मानने का नमूना है। मैंने एक दिन शायद आप ही के यहाँ डिबेट में कहा था कि मैं तो इसको इस रूप में या किसी और में कहा था कि मैं ये मान के चलता हूं कि इस तरह की सरकार चलाने की कोशिश, जिसमें चुने हुए लोगों की कोई वैल्यू ना हो, दो कौड़ी की औकात ना हो, और ब्यूरोक्रेट और कर्मचारियों के द्वारा सरकार चलाई जाए, ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रयोग भी हो सकता है कि अगर कल को हम ऐसा राज्य स्थापित करना चाहें जिसमें चुनाव के लिए कोई स्थान ना हो, तो उस समय वो राज कैसे चलेगा, उसको आजमा के देख लो। ये अलग बात है कि उसको आजमाने के चक्कर में देश और प्रदेश बर्बाद हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी खुद भी बेचारे, ध्यान होगा आपको, संसद में रोए थे बार जार जार एक दरोगा के चक्कर में। वो कभी भी तहसील और ब्लॉक के ऊपर के नेता नहीं थे। वो मठ में बैठते थे, एमपी का चुनाव लड़ते थे, तहसील और ब्लॉक से उनका पाला पड़ता था। वो सीधे मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मठ की तरह इसको चलाने की कोशिश की, जिसका एकाधिकार उनके पास है, और जो आदेश वो करते हैं वही अंतिम आदेश होता है। उनको, उनकी क्या कमजोरी है वो जाने। उनको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट आईएएस होता है, ये बहुत महान होता है, ये भगवान के यहाँ से बना के कोई स्पेशल भेजा गया होता है और बहुत योग्य होता है। वो भ्रष्ट और बेईमान नहीं होता, और बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थ होता है सब कुछ करने में। तो उन्होंने उसके ऊपर सारी ताकत लगा दी कि आप लोग सरकार चलाओ, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जो कि लोकतंत्र की अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। ये लोकतंत्र का दुश्मन है ये विचार। उसका परिणाम ये हुआ, पिछले 5 साल भी किसी को कोई औकात नहीं थी, और इस सरकार में भी मंत्रियों की कोई औकात नहीं, लेकिन औकात तो केंद्र के मंत्रियों की भी नहीं है। जो मैंने पहला पक्ष कहा था कि कहीं प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है कि अगर वन मैन रूल, वन पार्टी रूल चलाने की कोई मंशा हो और आगे वो करना हो, तो किस तरह चलेगा, देश प्रदेश भले बर्बाद हो रहा हो। तो एक तो वो पक्ष है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग, ये झगड़े, लोगों का अधिकार न मिलना, एमएलए एमपी की सुनवाई न होना, मिनिस्टर की भी अपने इलाके के दरोगा के यहाँ भी कोई औकात न होना, ये बीजेपी का अपना विशिष्ट गुण दिखाई पड़ा इस बार, जो न राजनाथ सिंह की सरकार में था, न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में था, न यूपी में राजनाथ, कल्याण सिंह और रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में था। ये नया दिखाई पड़ रहा है। अब दूसरा पक्ष, आपने कहा कि क्या यूपी का सारा तमाशा योगी जी और अमित शाह का कोई झगड़ा है क्या? मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। अमित शाह साहब एक बहुत पावरफुल आदमी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास वैसे ही बहुत ज्यादा काम है। वो क्यों चलाना चाहेंगे कोई प्रदेश? उनको जरूरत भी क्या है? प्रदेश चलाने के लिए लोग रखे गए हैं, और उन्होंने अधिकारी, जैसा आपने खुद कहा कि एक चीफ सेक्रेटरी ऊपर से भेज दिया है बताने के लिए। तो उस झगड़े को मैं नहीं मानता। अमित शाह साहब, लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी रणनीतिकार हैं, जो नहीं हो सकता है वो भी करने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो अगर उसके नाते 2024 उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके नाते अगर उत्तर प्रदेश में कोई हस्तक्षेप कर रहे हो,
वो चाहे राजभर से मिलना हो या किसी और से मिलना हो या समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना हो, तो वो उसका काम उनका अगर वो कर रहे हैं तो वो उनको दी गई जिम्मेदारी है। वो उनका राजनीतिक दायित्व हो सकता है पार्टी के भीतर दिया गया, लेकिन मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि इस पार्टी में कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, कोई किसी को चुनौती दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की उम्र बहुत कम है, उनके पास बड़े ओहदों पर पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा समय है, दिल्ली का अनुभव करने के लिए भी अभी समय है। अमित शाह साहब के सामने भी अभी और विकल्प भी मौजूद है, राजनाथ सिंह से लेके गडकरी होते हुए कई लोग इस, और उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस तक कई लोग वहां विकल्प के रूप में मौजूद है दिल्ली की सरकार चलाने के लिए, जिनके पास बड़े अनुभव है। तो वो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भाजपा में झगड़ा है, कोई किसी को चुनौती दे रहा है, ये शायद उचित बात नहीं है। सीपी राय जी, आपने एक नाम ले लिया लास्ट में, नितिन गडकरी का। मुझे लगता है नितिन गडकरी का नहीं, सॉरी, देवेंद्र फडणवीस का। तो देवेंद्र फडणवीस का जो आपने नाम ले लिया, क्या वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा काबिल दिखते हैं? देवेंद्र फडणवीस साहब आरएसएस के ब्लू आई बॉय हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब उसी जमात से आते हैं जिस जमात का आरएसएस में वर्चस्व है। और मैंने एक अपना एक राजनीतिक अनुभव और साथ में लेखनी और पत्रकारिता का अनुभव, उसको जोड़ के एक शंका व्यक्त की कि जिस शक्ल की तरफ किसी की निगाह नहीं है, जो नाम आज पहली बार मैंने लिया, इसके पहले आपने किसी से सुना भी नहीं होगा, कि मोदी जी हटेंगे तो एक संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों में वो भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे। सीपी राय जी, एक और सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र में जो चलन चल रहा है, जिस तरीके का प्रयास केंद्र में होता रहा है, खासकर नरेंद्र मोदी की जो स्टाइलिंग है, क्या उससे भी कुछ सीख रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश को चलाने में? नरेंद्र मोदी जी भी वन मैन शो उनका है, सब कुछ वही चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के बूथे पे चला रहे हैं, या उनका संघ का कोई थिंक टैंक होगा, या विवेकानंद ट्रस्ट के लोग होंगे, या कोई और इस तरह के लोग हो सकते हैं जिन्होंने नोटबंदी कराई थी। वो कुछ 3-4 लड़के थे जिनकी सलाह पर नोटबंदी हुई थी, बाकी किसी को नहीं पता था नोटबंदी के बारे में। तो इस तरह के तमाम लोग होते हैं। एक वो श्री नाम का कोई आदमी था जो कहता था 30 रुपए पेट्रोल बिकेगा। एक वो सलवार पहन के भागा था, वो एक कहता था इतना पैसा दुनिया में है, उसके सारे अकाउंट नंबर उसके पास थे कि इंडिया गेट का पूरा इलाका भर जाएगा, हर एक को पता नहीं कितना पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह के तमाम शेख चिल्लियों की जमात होती है। बड़ा मुश्किल ये होता है कि ऐसे तमाम शेख चिल्ली होते हैं जो सत्ता जिन्होंने देखी नहीं होती है, जो देश काल परिस्थितियों के बारे में जानते नहीं है, यूं ही बैठे बैठे तमाम कल्पनाएं करते रहते हैं और वो कल्पनाएं करते रहते हैं। दुर्भाग्य से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं उसी जमात टाइप का मानता हूं, जो हमेशा 5-10 हजार साल पहले के बारे में सोचते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि 5-10 हजार साल पहले हम कोई बहुत महान थे और दुनिया पर हमारा राज होना चाहिए। उस जमाने में क्या क्या था, हम गणित सीखते थे, हम आसमान में उड़ते थे, हम कौन सा बाण चलाते थे, पानी बरस जाता था। तो उस तरह की कल्पना वाले तमाम लोग हैं। मुझे भी एक सज्जन एक बार मिल गए थे एक किसी बड़े नेता के यहाँ, जिन्होंने बताया कि एक गाय पाल लीजिए तो आपका पूरा घर खुशहाल हो जाएगा और 10 बीघा खेत में आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो मैंने उनको समझाया कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में पैदा हुआ हूँ, खेती में काम भी किया बचपन में, सर को उठा के खाद भी फेंकी है, सारे काम किए हैं। तो मुझे समझा रहे हो तुम, क्या हमारे बाप दादा सारे मूर्ख थे क्या, जिन्होंने गाय भैंस पालने तक बंद कर दिया, धीरे धीरे बैल रखने बंद कर दिए, गोबर की खाद इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो इस टाइप के शेख चिल्लियों की बहुत बड़ी जमात है। वो आरएसएस की जमात भी को मैं उसी तरह की मानता हूँ। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस तरह की तमाम राय देते रहते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।